हेलो बच्चों, आप सभी लोग का स्टडी 91 में बहुत बहुत स्वागत है। आज सभी लोगों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कई जगह कल भी मकर संक्रांति मनाई गई, कई जगह आज भी मनाई गई, तो सभी लोगों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी लोग अच्छे से पढ़ाई करें, जो भी आगे आने वाली वैकेंसी है उसमें सफलता हासिल करें। कल आपका एनटीपीसी का भी रिजल्ट आउट हो गया, कल इवनिंग में बहुत से जोन्स का आ चुका है। इलाहाबाद जोन का अभी तक रिजल्ट नहीं आया हुआ है, तो हो सकता है कि आज इवनिंग तक आ जाए। तो जिन लोगों को सफलता मिली है उन लोगों को सफलता की अग्रिम शुभकामनाएं, और जल्दी से एनटीपीसी टीयर 2 के एग्जाम के लिए लग जाएं, क्योंकि एग्जाम जहां तक एक्सपेक्टेड है 14 से लेकर 18 फरवरी पहले ही डेट घोषित हो चुकी है। और अगर डेट टलती है कोविड की वजह से, लेकिन आप अपनी जो तैयारी रखिए वो 14 फरवरी के अकॉर्डिंग ही रखिए। और जितने लोग अभी तक स्पीड टेस्ट नहीं लिए हैं, हमारी संस्था की तरफ से एनटीपीसी टीयर 2 का स्पीड टेस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। तो जिन लोगों को सफलता मिली है उनको यह मौका नहीं खोना है, जल्दी से जल्दी स्पीड टेस्ट ले ले, परचेज कर ले। और आज ही से कोशिश करिए कि दिन भर में कम से कम एक प्रैक्टिस सेट ऑनलाइन जरूर लगाएं और अपने रिजल्ट को इवैल्यूएट करें कि कहां पर कमी रह जा रही है। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जितने लोग लाइव है फटाफट भैया एक बार सभी लोग लिंक को शेयर कर दें। सभी लोगों को वेरी गुड इवनिंग। तो चलिए आज की क्लास है, उसमें हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट के तीसरे पार्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो तीसरा पार्ट है वो आधारित है आपके लेंथ अरेंजमेंट पर। किस पर आधारित है बच्चा? लेंथ अरेंजमेंट पर। लेंथ अरेंजमेंट। पहले थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर आएंगे हम लोग क्वेश्चंस की तरफ। तो आज का जो टॉपिक है वो आधारित है आपके लेंथ अरेंजमेंट पर, जिसको कहते हैं लंबाई की क्रम व्यवस्था। लंबाई की क्रम व्यवस्था। अब इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर आएंगे ढेर सारे क्वेश्चंस की तरफ। अब देखिए, जो लेंथ अरेंजमेंट पे आधारित क्वेश्चन आते हैं वो लगभग सभी एग्जाम्स में आपसे पूछा जाता है। एक या दो प्रश्न इससे बनते ही बनते हैं। अब ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, पहले इसको आप समझिएगा। तो आपके एग्जाम में जनरली क्या दिया गया होगा? 5 व्यक्ति दिए गए होंगे, 5 पर्सन दिए गए होंगे। अब पर्सन आपके 5 से बढ़ा भी सकता है, 4 भी कर सकता है, 5 से कम भी कर सकता है, 5 से बढ़ा भी सकता है। मतलब पर्सन आपके 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं। मैक्सिमम 9 तक का क्वेश्चन बनता है और मिनिमम 4 तक के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि इन पर्सन को आपस में रिलेट करेगा कि ये इससे अधिक पैसे वाला है, इसकी लंबाई इससे अधिक है, मतलब वो किसी सेंस में एक दूसरे से रिलेट करेगा। इसका स्कोर इससे अधिक है, इसका अंक इससे कम है, मतलब आपके क्वेश्चन में किसी चीज का जिक्र कर सकता है। मतलब इन पांचों, मान लीजिए अभी मैं 5 को लेकर चल रहा हूं, तो 5 पर्सन के बीच में किसी प्रकार का रिलेशन दे सकता है। चाहे वो उनके लंबाई के आधार पर दे सकता है, चाहे उनके वो पैसे के आधार पर दे सकता है, चाहे उनके किसी स्कोर के आधार पर दे सकता है। ठीक है, तो मान लिया कि 5 पर्सन का जो रिलेशन है, अब अगर आपको एग्जाम में ऐसा प्रश्न आ जाए तो आपको क्या करना है? आपको एक चिन्ह का प्रयोग करना है, और वो जो चिन्ह है वो है इज ग्रेटर देन का। कौन सा चिन्ह? इज ग्रेटर देन। इज ग्रेटर देन, जिसको हिंदी में कहते हैं बड़े का निशान, बड़े का चिन्ह। ठीक है, अब देखिए सभी लोगों को मालूम होगा कि ये जो चिन्ह है उसमें क्या रिप्रेजेंट होता है। यहां पर जो वैल्यू होगी वो बड़ी होगी और यहां पर जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? छोटी होगी। अब अगर आपके प्रश्न में लंबाई की बात कर रहा है तो ये जो बंदा है वो लंबा होगा किसके कंपैरिजन में? इसके कंपैरिजन में। अगर आपके प्रश्न में स्कोर की बात कर रहा है तो इस पर्सन का अधिक स्कोर होगा किसके संदर्भ में? इसके पर्सन में। ठीक है, अगर आपके क्वेश्चन में पैसों की बात कर रहा है तो ये इसके पास अधिक धन होगा किसके कंपैरिजन में? इसके कंपैरिजन में। ठीक है, तो पहली बात कि आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा आपको किसका प्रयोग करना है? इस चिन्ह का प्रयोग करना है, इसको कहते हैं इज ग्रेटर देन का। अब अगर आपके प्रश्न में 5 व्यक्ति हैं तो आपको यह चिन्ह कितना लगाना है? तो आपके प्रश्न में जितने नंबर आप पर्सन होंगे उससे एक कम, मतलब अगर 5 व्यक्ति हैं तो आपको लगाना है कितना चिन्ह? 4 चिन्ह।
तो देखो एक ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। और जैसे ही आप 4 चिन्ह लगाओगे इन 5 व्यक्तियों के बैठने की जगह आपको मिल जाएगी। देखो पहला व्यक्ति यहां बैठेगा, दूसरा यहां पर, तीसरा यहां पर, चौथा यहां पर, पांचवा यहां पर। पहले थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट एक बार समझ लीजिए, फिर आएंगे ढेर सारे क्वेश्चंस की तरफ। थोड़ा सा बेसिक समझिए, ठीक है। मैंने क्या बताया कि आपके एग्जाम में जितने नंबर ऑफ पर्सन दिए होंगे उससे एक कम लगाना है। कौन से चिन्ह को? इज ग्रेटर देन को चिन्ह को। जैसे अगर आपके एग्जाम में 5 व्यक्ति हैं तो आपको 4 चिन्ह लगा देना है। अगर आपके एग्जाम में 6 दिया रहता तो आप 5 लगाते, 7 दिया रहता तो 6 लगाते। मतलब जितने नंबर ऑफ पर्सन आपके प्रश्न में दिए गए हो उससे एक कम प्रयोग करिएगा इस चिन्ह को, ठीक है। और जैसे ही एक कम प्रयोग करेंगे, जैसे यहां 5 था तो आपने 4 चिन्हों का प्रयोग किया, और जैसे ही 4 चिन्ह आपने उचित दूरी पर लगाया, आपके 5 व्यक्तियों की जगह क्या हो गई बच्चा? मिल गई, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट आप यहां पर यह समझिएगा कि अगर मान लो कि ये लंबाई की बात कर रहा है, अगर ये मान लीजिए क्वेश्चन आपके लंबाई के रूप में क्या है, रिलेटेड है एक दूसरे को, तो यहां पर जो व्यक्ति बैठा होगा, अगर आपने बैठा लिया, मान लीजिए व्यक्ति आपके 5 व्यक्ति थे, एक ए था, एक बी था, एक सी था, एक डी था और एक ई था। मान लीजिए आपने इस प्रकार से इन लोगों को बनाया, ठीक है, इस प्रकार से ये बैठ गए। तो यहां पर जो व्यक्ति होगा वो सबसे लंबा होगा। वो क्या होगा बच्चा? वो सबसे लंबा होगा। उसके बाद ये जो व्यक्ति होगा ये दूसरा सबसे लंबा होगा। ये भी समझिएगा, दूसरा सबसे लंबा ये व्यक्ति होगा। ये जो व्यक्ति होगा वो तीसरा सबसे लंबा होगा। ये व्यक्ति जो होगा वो चौथा सबसे लंबा होगा। और ये जो व्यक्ति होगा वो सबसे छोटा होगा या 5वां सबसे लंबा व्यक्ति होगा। तो ये भी समझ लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में ये पूछता है कि बताइए अगर इन 5 व्यक्तियों को अरेंज करें तो दूसरा सबसे लंबा कौन होगा। तो जो सबसे पहले दिख रहा है वो पहला सबसे लंबा, उसके बाद वाला दूसरा सबसे लंबा, उसके बाद वाला तीसरा सबसे लंबा, उसके बाद वाला चौथा सबसे लंबा, और लास्ट वाला जो है वो हो जाएगा आपका सबसे छोटा या 5वां सबसे लंबा, ठीक है। और अगर ये भी समझ लीजिए, मान लीजिए कि 5 व्यक्ति हैं और ये आपके ए बी सी डी ई इस क्रम में अरेंज है, तो ये व्यक्ति होगा, आप देखिए अगर उसको उल्टे क्रम में हम लोग बढ़ना शुरू करें तो ये व्यक्ति होगा वो सबसे छोटा होगा। क्या होगा? सबसे छोटा, ठीक है। और जिसको कह सकते हैं कि पहला सबसे छोटा, पहला सबसे छोटा, पहला सबसे, ये व्यक्ति क्या होगा? पहला सबसे छोटा। उसके बाद ये दूसरा सबसे छोटा हो जाएगा, ये तीसरा सबसे छोटा हो जाएगा, ये चौथा सबसे छोटा हो जाएगा और ये 5वां सबसे छोटा होगा। तो ये भी चीज समझने वाली बात है कि पहला सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा, तीसरा सबसे बड़ा का मतलब क्या होता है, और पहला सबसे छोटा, दूसरा सबसे छोटा, तीसरा सबसे छोटा और चौथा सबसे छोटा क्या होता है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही? देखिए पहले एक बार बेसिक चीजें हम लोग समझ लेते हैं, फिर आएंगे क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। तो ये बात समझने वाली बात है कि किस प्रकार से क्वेश्चन करना है। तो मैंने बताया कि देखिए अगर लंबाई की क्रम व्यवस्था का क्वेश्चन है तो आपके प्रश्न में जितने नंबर ऑफ पर्सन दिए गए हैं उससे एक कम लगाना है। किसके चिन्ह को? बड़े के चिन्ह को, इज ग्रेटर देन के चिन्ह को। अब अगर आप पर्सन 6 है तो आप 5 लगाइएगा, 5 है तो 4 लगाइएगा, और जैसे ही 4 लगाएंगे उन 5 के बैठने की जगह क्या हो जाएगी? आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब इसमें मैंने बता दिया कि सबसे लंबा, दूसरा सबसे लंबा, तीसरा सबसे लंबा, किसको हम चूज करते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज और समझिएगा कि आपके एग्जाम में केवल शब्द का प्रयोग बहुत करता है, केवल शब्द का, केवल शब्द का। अब इसका भी मतलब समझिएगा, अगर आपके 5 व्यक्ति हैं और वो 5 व्यक्ति ए बी सी डी और ई हैं, ठीक है। अब 5 व्यक्ति हैं तो आप कितना चिन्ह लगाओगे? 4 लगाओगे, क्योंकि मैंने बताया था जितने व्यक्ति हैं उससे एक कम, और जैसे ही एक कम चिन्ह का प्रयोग करोगे इन चारों के बैठने की जगह आपको मिल जाएगी। अब अगर आपसे यह कहता है कि ए केवल बी से बड़ा है, जैसे अगर आपसे कहा कि जो ए है वो केवल बी से बड़ा है, केवल बी से बड़ा है, तो देखो यहां से इस लाइन से आप
को ए की जगह भी कंफर्म मालूम चल रही है और बी की जगह भी। समझिएगा कैसे, अगर आपसे कह रहा है कि ए केवल बी से बड़ा है तो यहां पर एक दूसरी बात और निकल के आ रही है कि ए केवल बी से बड़ा है, मतलब यह है कि ए बाकी सबसे छोटा है लेकिन बड़ा किससे है, बी से है। आ रही बात समझ में। अगर आपकी लाइन ये कह रहा है कि ए केवल बी से बड़ा है तो कहने का मतलब यह है कि ए केवल बी से बड़ा होगा, बाकी सबसे क्या होगा, छोटा होगा। तो अगर आपको इन लाइनों में ए और बी को बैठाना होगा तो आप कहां पर बैठाओगे, आप ए को यहां पर बैठाओगे और बी को यहां पर बैठाओगे। और यहां से आपको साफ साफ दिख रहा है कि जो ए है वो केवल बी से बड़ा है, इसका मतलब यह है कि बाकी सभी लोगों से ए क्या है, छोटा है। ठीक है, और यही दूसरे शब्दों में आपसे यह भी कह सकता है कि ए केवल बी से छोटा है, केवल बी से छोटा है। अब अगर ये दे दे तो अगर आपके पास इस तरीके से 1 2 3 4 5 व्यक्ति है तो अब क्या हो जाएगा, ए क्या है, केवल बी से छोटा है, मतलब बाकी सबसे ए क्या है, बड़ा है। तो इन दोनों लाइनों का मतलब भी समझिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में केवल का प्रयोग भी बहुत ज्यादा करता है। ठीक है, और अगर एग्जाम में आपके केवल की बात कर रहा है तो केवल जहां तक है उन दोनों व्यक्तियों की जगह फिक्स कर देता है आपके इस रिप्रेजेंटेशन में। ठीक है, अगर आपसे कह रहा है कि ए केवल बी से बड़ा है, मतलब ये जगह फिक्स हो गई कि ए केवल बी से बड़ा होगा, इसका मतलब यह है कि ए बाकी सबसे क्या होगा, छोटा होगा। बड़ा क्या किससे होगा, केवल बी से। और अगर आपसे कह रहा है कि ए केवल बी से छोटा है तो इसका मतलब यह है कि ए केवल बी से छोटा होगा, बाकी सबसे क्या होगा बच्चा, बड़ा होगा। तो इस केवल का मतलब भी समझिएगा, क्योंकि केवल बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म होता है आपके इस प्रश्नावली के अंतर्गत। ठीक है, अच्छा एक चीज और समझिएगा, और वो है फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन का कॉन्सेप्ट। मैं अभी तक आपको बाकी दो टॉपिक्स में भी मैंने उसका जिक्र किया है, और वो आपके सिटिंग अरेंजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन का कॉन्सेप्ट। अगर आपके प्रश्न में और आ रहा है, लेकिन आ रहा है, जबकि आ रहा है, या कुछ ना भी आए कॉमा आ रहा है, तो ये सारी चीजें रिप्रेजेंट करता है किसको, फर्स्ट पर्सन को। ठीक है, और अगर आपके सेंटेंस में जो आ रहा है या जिसका आ रहा है तो ये सारी चीजें रिप्रेजेंट करता है किसको, सेकंड पर्सन या लास्ट पर्सन को, सेकंड पर्सन या लास्ट पर्सन को। ठीक है, अगर आपका एंड आ जाए, वाइल आ जाए, बट आ जाए तो ये सारी चीजें फर्स्ट पर्सन को, और अगर आपका हु आ जाए या हुज आ जाए तो ये सारी चीजें रिप्रेजेंट करता है किसको, सेकंड पर्सन को। ये भी समझने वाली बात है। ठीक है, अब इसका मतलब है क्या, जैसे अगर आपसे कहा, समझिएगा ध्यान से, अगर आपसे एक क्वेश्चन दिया कि ए बी से बड़ा है लेकिन सी से छोटा है, समझिएगा कि इन सारे टर्म का मतलब क्या होता है। अब देखिए, आपको एक सेंटेंस दिया कि ए बी से बड़ा है, लेकिन क्या कह रहा है कि ए बी से बड़ा है लेकिन सी से छोटा है। अब देखो इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो क्या कह रहा है, ए क्या है, बड़ा है, किससे बड़ा है, बी से बड़ा है। अब ये लेकिन आ गया, तो लेकिन किसको रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट पर्सन को। मतलब आपकी ये लाइन स्टार्ट हुई तो जो पहले आता है वो हो जाता है फर्स्ट पर्सन, उसके बाद जो होता है वो होता है सेकंड पर्सन। अब यहां पर कौन सा कंजंक्शन इन दोनों वाक्यों को एक साथ जोड़ रहा है, कौन सा संयोजक इन दोनों वाक्यों को एक साथ जोड़ रहा है, तो लेकिन। तो लेकिन किसके लिए होता है, फर्स्ट पर्सन। मतलब लेकिन के बाद जो कुछ भी कहानी लिखी होगी वो किसके बारे में लिखी होगी, फर्स्ट पर्सन के बारे में, ए के बारे में। मतलब ए के बारे में आपको यह भी बता रहा है कि ए बी से बड़ा होने के साथ साथ सी से क्या है, छोटा है। तो आपका सी यहां पर बन जाएगा और इस लाइन का रिप्रेजेंटेशन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, तो अगर यहीं पर इस जगह अगर लेकिन वर्ड आ जाए
और आ जाए, जबकि आ जाए, तो इसके बाद जो कुछ भी कहानी लिखी होती है वो प्रथम व्यक्ति के बारे में लिखी होती है। और अगर यहीं पर जो लिख देता कि ए बी से बड़ा है जो सी से छोटा है, तो यहां पर अब क्या हो जाता, अगर यहां पर जो आ जाए, अगर यहां पर जो लिख देता तो ये कहानी कुछ इस प्रकार से हो जाती कि ए बी से बड़ा है। अब जो का मतलब बी, ठीक है, बी क्या है, सी से छोटा है, तो यहां पर एक लाइन और बन जाएगी और बी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा किससे, सी से। ठीक है, जो सी से छोटा है, तो यहां पर दो आपके ये फिगर बन जाएंगे। ठीक है, दो आपके ये रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। तो इतनी बेसिक सी जानकारी है जो इस टॉपिक को आपको स्टार्ट करने से पहले मालूम होनी चाहिए, और आशा करते हैं कि सभी लोगों को ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गया। एक बार फिर से मैं जल्दी से रिकैप कर रहा हूं। तो देखिए, अगर लेंथ अरेंजमेंट की बात किया जाए तो आपको सबसे ज्यादा यूज करना है किसको, इज ग्रेटर देन के साइन को, ठीक है, बड़े के चिन्ह को। और प्रश्न में जितने नंबर आप पर्सन होंगे उससे एक कम लगाओगे इस बड़े के साइन को। ठीक है, तो चलिए फटाफट क्वेश्चन के तरफ चलते हैं और पहले प्रश्न को लेते हैं। आज का पहला प्रश्न आ चुका है और इस प्रश्न को मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा, फिर अगला प्रश्न आप लोग अपने से ट्राई करिएगा। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि 5 व्यक्ति हैं, तो 5 व्यक्ति हैं तो कितना चिन्ह लगाएंगे, 4 चिन्ह लगाएंगे, 1 2 3 4। और जैसे ही 4 चिन्ह लगाया, इन 5 व्यक्तियों के बैठने की जगह आपको मिल गई। अब देखिए कह रहा है कि क्यू आर से लंबा है। अब देखिए यहां पर कहां रखेंगे भाई, ढेर सारी जगह है ना, तो इसको साइड में नोट करिए, फिर बाद में ले जाकर इसमें रखिएगा। क्यू क्या है, लंबा है, किससे, आर से। क्यू आर से लंबा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कह रहा है कि टी पी से लंबा है, तो इसको भी साइड में बनाइए। टी क्या है, लंबा है, किससे, पी से। फिर कह रहा है कि एस पी से छोटा है। अब कह रहा है कि जो एस है वो इस पी से क्या है बच्चा, छोटा है, तो ये जो एस हो गया वो इस पी से क्या हो गया, छोटा है। लेकिन अब यहां पर लेकिन आ गया, तो लेकिन क्या हो जाएगा, देखिए अब यहां पर फुल स्टॉप है, मतलब ये लाइन अगली है। फुल स्टॉप का मतलब यहां पर क्या है, खड़ी पाई है। अब यहां से ये अगली लाइन है, तो ये जो लेकिन होगा वो यहां पर फर्स्ट पर्सन अब कौन हो गया, एस। एस के बारे में एक चीज और कह रहा है कि लेकिन क्यू से लंबा है। ये जो एस है वो लंबा है किससे, क्यू से। ठीक है, अब देखिए इन दोनों कहानी को क्या आप आपस में मिला सकते हो, बिल्कुल। तो भाई ये जहां पर खत्म हो रही है वहीं से तो ये शुरू हो रही है, तो अब इस आर को आप यहां पर लिख सकते हो कि आर क्या था, छोटा था, किससे छोटा था, इस क्यू से। तो देखो अब ये आपका ये कंप्लीट हो गया। अब आपको इसमें कह रहा है कि दूसरा सबसे छोटा व्यक्ति कौन सा है, तो मैंने बताया था कि यहां पर जो होगा वो सबसे बड़ा, फिर ये दूसरा सबसे बड़ा, ये तीसरा सबसे बड़ा, ये चौथा सबसे बड़ा और ये पांचवा सबसे बड़ा। और अगर छोटे की बात करेंगे तो ये सबसे छोटा और ये कौन सा हो जाएगा, ये दूसरा सबसे छोटा व्यक्ति हो जाएगा, कौन, क्यू। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 2, क्यू इज द राइट आंसर। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या, सभी लोगों को समझ में आया होगा ना ये। चलिए बहुत बढ़िया, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 2, क्यू इज द राइट आंसर। बताइए कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो तो बताइएगा। सभी लोगों का आ रहा होगा ना क्यू। चलिए अब आइए अगले प्रश्न पर, और सभी बच्चा लोग इस प्रश्न पर दिमाग लगाएंगे कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। जल्दी से बताइए क्या होगा इस दिए गए प्रश्न का आंसर। पहला होगा सबसे लंबी है, गुंजन के बारे में पूछ रहा है तो गुंजन सबसे लंबी है, दूसरी सबसे लंबी है, तीसरी सबसे लंबी है, या निर्धारित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो चलिए दिमाग लगाते हैं क्या होगा इस प्रश्न का जवाब। देखिए क्या कह रहा है कि अमन केवल कविता से छोटा है लेकिन गुंजन से लंबा है। अब अमन कह रहा है कि एक व्यक्ति है, अमन है, जो क्या है, केवल कविता से क्या है, छोटा है। तो ये देखो अमन हो गया, और अमन क्या है, कविता से छोटा है। लेकिन, अब लेकिन का मतलब ये जो प्रथम व्यक्ति है इसके बारे में कुछ और बता रहा है, लेकिन गुंजन से लंबा है। अब ये जो अमन है वो लंबा है किससे, गुंजन से। फिर आगे एक लाइन और कह रहा है कि जो हर्ष है वो गुंजन और पायल से छोटा है। मतलब जो हर्ष है वो गुंजन से भी छोटा है, और जो हर्ष है वो क्या है, वो पायल से भी छोटा है। ठीक है, वो क्या है, पायल से भी छोटा है। तो कह रहा है, अब तो कह रहा है, अब इतनी जानकारी के आधार पर हमको बैठाना है। तो देखो यहां पर आप हर्ष को लिख सकते हो,
यहां पर आप हर्ष को लिख सकते हैं, लेकिन पायल के बारे में जानकारी केवल इतना दिया गया है कि जो पायल है वो हर्ष से बड़ा है, लेकिन इन सब में किससे बड़ा है उसके बारे में नहीं बताया गया है। हर्ष क्या है, हर्ष इस पायल से, हर्ष क्या है, पायल से छोटा है। ठीक है, जो हर्ष है वो पायल से क्या है, छोटा है, क्योंकि कह रहा है ना कि हर्ष गुंजन और पायल से छोटा है। ठीक है, तो जो हर्ष होगा वो गुंजन से भी छोटा होगा और जो हर्ष होगा पायल से भी। अब कह रहा है कि इनमें से कौन सा क्या है, गुंजन के बारे में कौन सी लाइनें सही दी गई। पहला कह रहा है कि सबसे लंबी है, तो क्या गुंजन सबसे लंबी है क्या, नहीं, सबसे लंबी कौन है, कविता, तो ये तो लाइन बिल्कुल गलत है। फिर कह रहा है कि दूसरी सबसे लंबी है, अब क्या गुंजन दूसरी सबसे लंबी है क्या, ये भी नहीं सही है। फिर कह रहा है कि तीसरी सबसे लंबी है, तो क्या ये भी हो सकता है क्या, ये भी नहीं सही हो सकता है। क्यों नहीं सही हो सकता है, क्योंकि आपसे केवल इतना कह दिया गया है कि जो गुंजन है वो हर्ष से लंबी है और जो पायल है वो भी हर्ष से लंबा है, मतलब हर्ष गुंजन और पायल दोनों से छोटा। लेकिन इन दोनों के बारे में क्या रिलेशन है वो आपके इस पूरे प्रश्न में नहीं दिया गया है कि इन दोनों में कौन लंबा है कौन छोटा है, इसके बारे में इस पूरे कथन में जानकारी नहीं दी गई है। मतलब कहने का मतलब यह है कि गुंजन और पायल के बारे में जब तक आपके इस कथन में जानकारी ना दे दी जाए तब तक आप इन दोनों में से कौन तीसरी जगह पर आएगा आप इसका डिसाइड नहीं कर सकते। भाई ये तो पता है कि 5 व्यक्ति हैं, एक कविता है, एक अमन है, एक गुंजन है, एक पायल है और एक हर्ष है तो ये तो पता है कि 5वें नंबर पे हर्ष होगा और 5वें नंबर का तो पता है, लेकिन इन सब में कौन सा तीसरे पर होगा, कौन सा दूसरे पर होगा, कौन सा चौथे पर होगा, इसको ये आप तब डिसाइड कर सकते हो जब पायल का इन बाकी व्यक्तियों के बारे में कोई रिलेशन दी जाए। तो आप इसके आधार पर आप ये कह सकते हो कि निर्धारित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि किसी कंक्लूजन पर हम तभी पहुंच सकते हैं जब गुंजन का पायल से या पायल का इन बाकी व्यक्तियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। ठीक है, चलिए अब देखिए अमन केवल कविता से छोटा है, तो यहां से देखो इन दोनों की जगह तो फिक्स हो गई, इन दोनों की जगह तो फिक्स हो गई कि अमन केवल कविता से छोटा, मतलब बाकी सबसे क्या है, बड़ा है। अब तीसरे की लड़ाई इन दोनों के बीच में है कि गुंजन और पायल के बीच में क्या रिलेशन है, गुंजन बड़ी है कि पायल बड़ी है। लास्ट देखिए 5 में 3 जगह तो फिक्स है, मान लीजिए 1 2 3 4 5, अगर 5 व्यक्ति है तो कविता की जगह फिक्स है और अमन की जगह फिक्स है, और एक कौन की जगह फिक्स है, 1 2 3 4 5, और एक किसकी जगह फिक्स है, एक हर्ष की जगह फिक्स है। अब इन दोनों में मतलब गुंजन और पायल, पायल और गुंजन, इन दोनों में कौन इन दोनों जगहों पर आएगा इसकी जगह डिसाइड नहीं हो सकती है। क्यों, क्योंकि इन दोनों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। ठीक है, चलिए आगे आइए। चलिए अब अगला प्रश्न आ गया है और इस प्रश्न को सॉल्व करना है। देखिए जल्दीबाजी में कोई भी आंसर नहीं देना है, प्रॉपर तरीके से सोच समझकर आपको आंसर देना है। देखिए क्या कह रहा है, कितने व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5, तो आप कितना निशान लगाएंगे, 5 व्यक्ति हैं अगर, तो आप कितने इज ग्रेटर देन के साइन का प्रयोग करोगे, 4, 1 2 3 4, और जैसे ही 4 इज ग्रेटर देन के साइन लगाओगे आपको पांचों के बैठने की जगह क्या हो जाएगी, बच्चा मिल जाएगी। अब देखिए क्या कह रहा है कि जो P है वो केवल L और N से अधिक अंक प्राप्त करता है। अब यहां पर केवल से इस P की जगह ये पता चल जा रही है कि P चौथे नंबर पर आएगा, P इस तीसरे नंबर पर आएगा, क्योंकि हैं कितने लोग, 5 ही व्यक्ति हैं, और P केवल L और N से अधिक अंक प्राप्त करता है। मतलब जो P होगा वो L से भी अधिक अंक प्राप्त करता है N से, लेकिन इन दोनों में किसकी जगह कौन सी होगी ये भी कंफर्म नहीं है। तो कोई लड़का यहां भी L को रख सकता है, यहां पर N को रख सकता है, कोई लड़का यहां पर N को रख सकता है, यहां पर L, क्योंकि इस दोनों इंडिकेशन से केवल ये निकल के आ रहा है कि जो P है वो L और N से केवल अधिक अंक प्राप्त करता है, मतलब बाकी सबसे कम अंक प्राप्त करता है। फिर कह रहा है कि P और Q तथा, एक चीज और कह रहा है कि तथा M और Q से कम अंक प्राप्त करता है। अब इस P के बारे में एक चीज और कह रहा है कि जो P है वो M और Q से कम अंक प्राप्त करता है, तो M और Q की जगह भी
m यहां पर हो सकता है, q यहां पर हो सकता है, या q यहां पर हो सकता है m, लेकिन p तो यहीं पर रहेगा। तो कह रहा है कि तीसरा अधिक अंक कौन प्राप्त करता है? तो भैया ये पहला अधिक हो गया, समझिएगा ध्यान से, ये पहला अधिक हो गया, ये आपका दूसरा अधिक हो गया, और ये आपका हो गया तीसरा अधिक। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा P। ठीक है, अब P इसमें से दिया नहीं है तो आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आ रही बात समझ में? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा P, और P आपके विकल्प में दिया नहीं है तो आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। और देखते कितने बच्चा लोगों का इनमें से कोई नहीं आ रहा है। फटाफट सभी लोग कमेंट करें, देखते कितने लोगों का इनमें से कोई नहीं आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, तो देखिए जब तक एकदम एग्जैक्ट मालूम ना चले किसी की जगह तो जबरदस्ती आपको नहीं बैठाना। आपसे केवल इतना कह रहा था कि जो P है वो केवल L और N से अधिक अंक प्राप्त करता है। मतलब P की जगह ये कंफर्म है कि P N से भी अधिक अंक प्राप्त करता है L, लेकिन इन दोनों में कौन अधिक अंक प्राप्त करता है इसकी जानकारी अभी इस सेंटेंस से निकल नहीं रही है। अच्छा, P के बारे में एक चीज और कह रहा है कि P जो है वो M और Q से कम अंक प्राप्त करता है। ठीक है, लेकिन M और Q इन दोनों में कौन कम और अधिक प्राप्त करता है इसकी भी जानकारी इस सेंटेंस से निकल नहीं रही है। इसलिए इन दोनों जगहों पर इन दोनों में से कौन बैठेगा ये हम डिसाइड नहीं कर सकते, और इन दोनों जगहों पर इन दोनों में से कौन बैठेगा ये हम नहीं डिसाइड कर सकते, लेकिन इस केवल के आधार पर हम इस P की जगह डिसाइड कर सकते हैं। आ रही बात समझ में? कुछ सीख रहे हो? चलो आते हैं अगले प्रश्न पर, और सभी बच्चा लोग इस प्रश्न का आंसर सही बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए दिमाग लगाइए, फटाफट बताइएगा कि आपके प्रश्न का आंसर T होगा, Q होगा, R होगा, P होगा या S होगा। जल्दी से सभी लोग बताइए, दिमाग लगाइए और बताइए कि क्या होगा। और ये देखिए रेलवे NTPC Tier 2 के एग्जाम में इस टाइप के बहुत प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, तो इस प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। अब देखिए इसमें नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं? 5 हैं, तो कितना निशान लगाएंगे इस ग्रेटर देन के? 4। तो 1 2 3 4, और जैसे ही 4 निशान लगाएंगे इन पांचों के बैठने की जगह हो जाएगी कंफर्म। अब कह रहा है कि जो P है वो केवल T से छोटा है। ठीक है, तो जो P है वो केवल T से छोटा है, मतलब बाकी सबसे P क्या है? बड़ा है। यही तो निकलेगा कि जो P है वो केवल T से छोटा है, मतलब बाकी सभी लोगों से क्या है? बड़ा है। फिर कह रहा है कि जो S है वो P से छोटा है लेकिन Q से लंबा है। अब कह रहा है कि जो S है वो P से क्या है? छोटा है। ठीक है, जो S है वो P से छोटा है लेकिन S क्या है? Q से लंबा है। तो कह रहा है कि निम्न में सबसे लंबा कौन है? अच्छा, है आपके 5 मित्र। ठीक है आपके 5 मित्र, लेकिन अच्छा एक जानकारी और छूट गई थी शुरुआत में कि Q R से लंबा है। Q केवल R से लंबा है। अब देखिए यहां पर समझिएगा, जैसे इन दोनों की जगह इस लाइन से पता चली कि P केवल T से छोटा है, तो देखो आप इसके आधार पर इन दोनों की जगह भी बता सकते हैं। क्यों? क्या कह रहे हैं कि जो Q है वो केवल R से लंबा है, मतलब जो Q है वो केवल किससे लंबा है? R से लंबा है, मतलब ये जो Q हो जाएगा वो बाकी सबसे क्या हो जाएगा? छोटा। अब देखो इस जानकारी को इसमें ला के रख दो तो यहां पर कौन हो जाएगा? S हो जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है कि तीसरा सबसे छोटा कौन है, तो समझिएगा तीसरा सबसे छोटा, ये पहला सबसे छोटा, ये दूसरा सबसे छोटा, और ये क्या हो जाएगा? तीसरा सबसे छोटा। और अगर तीसरे सबसे बड़े की बात करेंगे तब भी यही मिलेगा। ये देखो, ये पहला सबसे बड़ा, ये दूसरा सबसे बड़ा, ये तीसरा सबसे बड़ा। ठीक है, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को आपको समझना है, और इसीलिए मैंने केवल पर पहला सबसे छोटा, दूसरा सबसे छोटा, इन सभी चीजों को स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर लिया था, क्योंकि इसका आपके टॉपिक में बहुत ज्यादा यूज होता है। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। समझ में आया ना बात? तो केवल को बहुत इत्मीनान से प्रयोग करना। आपसे कह रहा था कि Q केवल R से लंबा है। ये जो Q है वो केवल R से लंबा है, मतलब एक चीज और इससे निकल के आ रही है कि Q बाकी सबसे क्या है? छोटा है। लंबा किससे है? केवल R से। ठीक है, अच्छा P केवल T से छोटा है, मतलब जो ये P है वो छोटा किससे है?
केवल टी से, मतलब बाकी सबसे पी क्या है, लंबा है। अब यहां पर देखो एस पी से छोटा है, एस क्या है, पी से छोटा है, लेकिन तो लेकिन किसके लिए होता है, फर्स्ट पर्सन के लिए, और फर्स्ट पर्सन कौन है, एस है। एस के बारे में एक चीज और कह रहा है कि ये क्यू से क्या है, लेकिन क्यू से लंबा है, ठीक है। एस पी से क्या है, छोटा है, लेकिन क्यू से क्या है, ये निशानियां, ये ऐसे बनेगा ना, ये ऐसे बनेगा, ठीक है। एस पी से क्या है, छोटा है, लेकिन क्यू से क्या है, लंबा है। तो कह रहा है कि निम्न में से तीसरा सबसे छोटा कौन सा है। तो भैया अब एसी की जगह बच रही थी, एस यहां पर हो जाएगा। भाई इन दोनों की जगह पहले से फिक्स है, इन दोनों की जगह पहले से फिक्स है, और एस को यहां पे रखोगे और देखो ये लाइन भी इससे क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। आ रही बात समझ में। तो चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर, और इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। अब देखो अगर एग्जामिनर आपसे इतनी मेहनत कराएगा तो समझ लेना कि वो आपको एक प्रश्न नहीं देगा, कम से कम 2 और अधिक से अधिक 3, मतलब इतनी जानकारी अगर आप अरेंज करते हो तो आपको 3 नंबर का प्रश्न एग्जामिनर देगा। तो फटाफट पहले इसका फिगर ड्रॉ करिए, जल्दी से इसका फिगर ड्रॉ करें, फिर आएंगे हम लोग क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से। अब देखिए क्या कह रहा है, कितने व्यक्ति हैं, 7 व्यक्ति हैं। तो जब 7 व्यक्ति हैं तो इस ग्रेटर देन के साइन को कितना प्रयोग करेंगे, यहां पर नंबर ऑफ पर्सन 7 है, तो इस ग्रेटर देन के साइन को कितना लगाएंगे, 6 लगाएंगे। तो चलो लगाते हैं, 1 2 3 4 5 6, और जैसे ही 6 चिन्ह लगाओगे इन 7 के बैठने की जगह आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब चलिए देखिए क्या कह रहा है कि पी आर की तुलना में अधिक अंक प्राप्त करता है। अब देखिए पी आर की तुलना में अधिक अंक, तो आप पी आर को यहां भी रख सकते हो, 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 यहां भी, यहां पे ढेर सारी कंडीशन है। तो अभी इसको साइड में नोट करिए, पी क्या है, आर की तुलना में अधिक अंक प्राप्त करता है। फिर कह रहा है कि टी वी की तुलना में अधिक अंक प्राप्त करता है। टी क्या करता है, अधिक अंक प्राप्त करता है, ये मतलब इसका साइन होता है अधिक। टी अधिक अंक प्राप्त करता है किसकी तुलना में, वी की तुलना में। टी वी की तुलना में अधिक अंक प्राप्त करता है, और का मतलब कौन, प्रथम व्यक्ति के बारे में कुछ और कहना चाह रहा है कि और यू की तुलना में कम अंक, मतलब यू से कम अंक। जो टी है वो वी से तो अधिक अंक प्राप्त करता है, लेकिन इस यू से कम अंक प्राप्त करता है, ठीक है। फिर कह रहा है कि P सबसे अधिक अंक प्राप्त नहीं करता है, मतलब जो P है वो आपका यहां पे नहीं बैठ सकता, क्योंकि यहां पर जो बैठने वाला होगा वो तो सबसे अधिक अंक प्राप्त करेगा। तो आपसे कह रहा है कि P सबसे अधिक अंक प्राप्त नहीं करता, मतलब P आपका यहां पर किसी भी शर्त पर नहीं बैठेगा। अब देखिए कह रहा है कि S T की तुलना में अधिक अंक प्राप्त करता है, S T की तुलना में, सॉरी, S T की तुलना में कम और केवल एक व्यक्ति से अधिक अंक प्राप्त करता है, ठीक है। अब कह रहा है कि जो S है वो T की तुलना में कम और केवल एक व्यक्ति से अधिक अंक प्राप्त करता है, मतलब एक चीज बात पक्की हो गई कि जो S की जगह होगी वो कौन सी होगी, वो ये होगी, क्योंकि S के बारे में कह रहा है कि जो S है वो T की तुलना में कम, लेकिन T की तुलना में कम और केवल एक व्यक्ति से अधिक अंक प्राप्त करता है। तो भैया यहां पर बैठेगा वो एक व्यक्ति होगा और उससे अधिक अंक प्राप्त करता है S, ठीक है। फिर कह रहा है कि जो R है वो U की तुलना में अधिक, अब कह रहा है कि जो R है वो U की तुलना में अधिक अंक प्राप्त करता है, ठीक है। तो अब आपकी ये कहानी बैठ गई है, अब इसको लाकर सेट करना है, ठीक है। तो चलो अब सेट करते हैं। अब देखो ये 4 व्यक्ति, अब देखो P तो यहां पर बैठ नहीं सकता है, P आपका यहां पर बैठ नहीं सकता। अच्छा देखो यहां पर एक चीज और कह रहा है कि जो P है वो R से अधिक हो रहा है, तो P हो जाएगा R से अधिक, मतलब P आपका यहां पर हो जाएगा। अब इनको बैठाना है तो चलो बैठाते हैं। तो 1 2 3 4 5, तो देखो अब यहां पर P तो बैठेगा नहीं, तो 1 2 3 4 और यहां पर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। चलो अब इसको हम लोग किस प्रकार से बैठाएंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसको बैठाते समय, ठीक है। जल्दीबाजी बिल्कुल मत करने लगना। अब चलिए थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओगे
तो पहले इन दोनों कंडीशन को अगर आप आपस में मर्ज करते हो, इन दोनों कंडीशन को अगर आप आपस में मर्ज करते हो तो देखो कुछ कंडीशन इस प्रकार से बनेगी। सबसे पहले P हो जाएगा, P बड़ा होगा किससे, R से, फिर R बड़ा होगा किससे, U से, फिर U बड़ा होगा किससे, T से, और फिर T बड़ा होगा किससे, S से, और फिर S बड़ा होगा किससे, V से। अब आप कहोगे सर कि आपने इन दोनों में ये कैसे डिसाइड करा पाया कि S यहीं पर होगा, V यहां पर होगा। तो देखो आपकी ये लाइन कह रहा था कि S T से कम और केवल एक व्यक्ति से अधिक अंक प्राप्त करता है, तो वो व्यक्ति आपको मजबूरन B को बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि P की जो कहानी है वो यहां पर हो नहीं सकती। अब अगर यहां से रखोगे तो आपके कितने व्यक्ति मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, और ये जगह भी आपकी 6 ही है, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो अब इनके बैठाने की जगह इससे सुटेबल और कुछ भी नहीं हो सकती है। और चलो हम इनको फटाफट बैठा देते हैं। चलिए अब इसको अगर हम बैठाने चलेंगे तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले P आपका यहां पर हो नहीं सकता, उसके बाद R हो जाएगा, उसके बाद U हो जाएगा, उसके बाद T हो जाएगा, और S क्या है, T से कम है लेकिन एक व्यक्ति से अधिक, और वो एक व्यक्ति कौन बन जाएगा आपका, वो एक व्यक्ति आपका बन जाएगा V। अब देखो एक व्यक्ति बचा है और एक जगह बची है, तो कौन बचा हुआ है, तो आपका Q बचा हुआ है, तो Q आपका मजबूरी में यहां पर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन था और इसमें हर एक लाइन का अपना महत्व है। ठीक है, तो किसी लाइन को स्किप नहीं करना है, हर एक लाइन का अपना महत्व है, और बहुत ही सावधानी पूर्वक इस क्वेश्चन को आप ड्रॉ करोगे तो ये आपका क्वेश्चन बन गया। अब देखिए, जब भी अगर आपने इतना मेहनत किया है तो एग्जामिनर आपको एक प्रश्न नहीं देगा। देखो अब इस पर आधारित कितने प्रश्न है, ध्यान से देखो। पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अंक प्राप्त किया है, तो देखो जो व्यक्ति यहां पर बैठेगा वही तो सबसे अधिक होगा, और कौन सबसे अधिक है, तो Q है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा विकल्प नंबर 3 Q। ठीक है, आ रही बात समझ में? सभी लोग जल्दी से कमेंट करिए, Q ही आ रहा है ना, दिमाग लगाइए। चलो बहुत बढ़िया, आगे देखो। आगे कह रहा है कि कितने व्यक्ति V की तुलना में कम अंक प्राप्त किए हैं, तो भैया तो V तो सबसे कम अंक प्राप्त किया है ना, V तो सबसे कम वाला है, तो V की तुलना में तो कोई कम प्राप्त किया ही नहीं है, V से कम तो कोई है ही नहीं, तो यहां पर आंसर हो जाएगा कोई नहीं। क्या हो जाएगा, कोई नहीं। ठीक है, आपसे प्रश्न कह रहा था कि कितने व्यक्ति V की तुलना में कम अंक प्राप्त किए हैं, तो यहां पर जब देखेंगे इस फिगर में तो V से कम तो कोई है ही नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा कोई नहीं। चलो आगे देखो, आगे कह रहा है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन तीसरा सबसे अधिक अंक प्राप्त किया है, तो तीसरा सबसे अधिक अंक, तो देखो ये Q पहला सबसे अधिक हो जाएगा, ये दूसरा सबसे अधिक हो जाएगा, और ये जो R हो जाएगा ये आपका तीसरा सबसे अधिक हो जाएगा। तो आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कौन सा, R। क्या हो जाएगा, R। R जो व्यक्ति है वो आपका तीसरा सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाला व्यक्ति है, और लगभग सभी बच्चों का इस प्रश्न का आंसर आपका सही आ रहा है। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी बताइए। इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत हो तो बताना, इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत हुई हो तो बताना। प्यार से एक एक चीज को समझते चलेंगे और फिगर को ड्रॉ करते हुए। एक बार फिर से समझ लीजिए जल्दी से। कह रहा था कि जो P है वो R की तुलना में अधिक, तो हमने अब यहां पर तो रख नहीं सकते क्योंकि ढेर सारी कंडीशन है, तो हमने इसको साइड में बना लिया कि जो P है वो R की तुलना में अधिक। फिर कह रहा है कि T V की तुलना में अधिक, T जो है वो V की तुलना में अधिक और U की तुलना में कम अंक प्राप्त करता है। फिर कह रहा है कि P सबसे अधिक अंक प्राप्त नहीं करता, मतलब एक चीज पक्की हो गई कि जो P है वो सबसे पहले स्थान पर तो नहीं बैठेगा। ठीक है, अब P पहले स्थान पर नहीं बैठेगा, बाकी कहीं भी बैठ सकता है। फिर कह रहा है कि S जो है वो T की तुलना में कम और केवल एक व्यक्ति से अधिक अंक प्राप्त करता है। तो यहां से इस S की जगह 101% कंफर्म हो जाता है, क्योंकि यहां पर केवल शब्द का प्रयोग कर दिया कि जो S है वो केवल एक व्यक्ति से अधिक प्राप्त करेगा, बाकी सबसे क्या करेगा, कम प्राप्त करेगा। फिर कह रहा है कि जो R है वो U की तुलना में अधिक प्राप्त करता है, जो R है वो U की तुलना में अधिक प्राप्त करता है। ठीक है, R U की तुलना में अधिक प्राप्त करता है। अब देखो, अगर आपको इनको बैठाना होगा, अगर आपको इनको बैठाना होगा तो P को तो यहां नहीं बैठा सकते। अब P और देखो इनको आप चेक करोगे तो 1 2 3 4 और आपका ये 5
5 तो इनकी जगह P को छोड़कर 1 2 3 4 5 तो ये जगह अपने आप आ जा रही है, 5 तो ये जगह अपने आप आ जा रही है। ठीक है, तो और देखो पहली लाइन में यहां से कहे, अच्छा इन दोनों को जब आप मर्ज करोगे तो यहां से ये तो निकल के आ जाएगा कि P से भी अधिक, R से भी अधिक कौन है? P। भाई यहां से शुरुआत में कह दिया कि P R से अधिक। अब अगर इन सारे व्यक्तियों, अच्छा इन दोनों को मिलाओगे तो जो सुटेबल कंडीशन होगी वो यही पॉसिबल होगी, क्योंकि जो S है वो T से कम प्राप्त करता है, लेकिन एक व्यक्ति से अधिक आपको रखना है और उस व्यक्ति को आप V ही चूज कर सकते हो, इसके अलावा और कोई पॉसिबल नहीं है। अब कोई व्यक्ति कह सकता है कि सर यहां पर Q को रख सकते हैं। अगर यहां पर अगर आप Q को रखोगे तो भाई इस कंडीशन को तो सेटिस्फाई करना है ना, तो इसलिए हम Q को यहां नहीं रखे, Q को हम पहला व्यक्ति बना दिए। आ रही बात समझ में? चलिए आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। और देखिए हमारे यहां यूपी SSSC वीडियो, पता है कि कुछ दिनों पहले इसका वैकेंसी निकला हुआ था और वो आपका निरस्त कर दिया गया था, तो वो एग्जाम दोबारा से हो सकता है कभी भी। ठीक है, तो आप उसकी तैयारी रखें ताकि दोबारा अगर आपको मौका मिले तो आप उसमें फिर पीछे ना हो और आप अपनी सफलता को अर्जित करें। तो अगर इस बैच के बारे में अगर आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो हमारा स्टडी 91 ऐप डाउनलोड कर लें, और या आप इस दिए गए टोल फ्री नंबर पर भी कॉल करके आप इस बैच के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब अगले प्रश्न को ट्राई करिए सभी लोग, जल्दी से सभी बच्चा ट्राई करेंगे और बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या आ रहा है। दिमाग लगाइए, सभी लोग दिमाग लगाइए और बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या आ रहा है। बताइए, सोचिए, समझिए, विचार करिए और बताइए इस प्रश्न का आपका आंसर क्या आएगा। लगाइए दिमाग। देखिए क्या कह रहा है कि ऋतु कविता से लंबी है। आप देखिए जो ऋतु है वो लंबी है, किससे लंबी है? कविता से लंबी है, लेकिन गुंजन से छोटी है। अब ऋतु के बारे में एक चीज और कह रहा है कि जो ऋतु है वो गुंजन से क्या है? छोटी है। कह रहा था कि ऋतु कविता से लंबी है लेकिन गुंजन से क्या है? छोटी है। फिर कह रहा है कि कविता अदिति से छोटी है। अब ये जो कविता है ये छोटी है, किससे छोटी है? अदिति से। कविता अदिति से छोटी है, कविता अदिति जितनी छोटी नहीं। अच्छा एक चीज समझिएगा, जो कविता है वो अदिति जितनी छोटी नहीं। दो चीजों को क्वेश्चन करता है, कविता अदिति से छोटी है, तो मान लिया सीधा सीधा हो जाएगा कि जो कविता है वो क्या है? छोटी है। किससे छोटी है? अदिति से। लेकिन आपसे ये नहीं कह रहा, आपसे ये कह रहा है कि कविता अदिति जितनी छोटी नहीं है। कविता अदिति जितनी छोटी नहीं है, मतलब इसका मतलब यह है कि कविता जो है वो अदिति से क्या है? बड़ी है। कविता जो है वो अदिति से क्या है? बड़ी है, लेकिन पायल से छोटी है। अब एक चीज यहां पर यह कह दिया कि लेकिन पायल से छोटी है, मतलब कविता के बारे में एक चीज और कह दिया कि कविता अदिति जितनी छोटी नहीं है, मतलब जो कविता है वो अदिति से बड़ी है, लेकिन पायल से क्या है? कविता पायल से छोटी। तो कह रहा है कि इनमें से सबसे लंबा कौन है? अब जब तक आप इन तीन व्यक्तियों के बारे में जानकारी ना दे दे, भाई इन दो का तो पता है कि इन दोनों की कहानी आपकी क्या है? सबसे लास्ट में दूसरी है, लेकिन इन तीन के बारे में तो कोई जानकारी देना चाहिए। किसके किसके? गुंजन, ऋतु और पायल। भाई अगर आपको जब तक ये नहीं बताएगा कि इन तीनों में कौन सा बड़ा है, तब तक हम ये कैसे बना सकते कि सबसे लंबा कौन है? अगर सबसे छोटा पूछता तब तो हम निकाल देते, क्योंकि इन दोनों में सबसे छोटा एक ही व्यक्ति है, वो है अदिति। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे लंबा कौन है, तो जब तक इन तीन व्यक्तियों के बारे में आपको रिलेशन ना बता दे तब तक आप डिसाइड नहीं कर पाओगे। और आप क्या चूज कर लेंगे? आप चूज कर लेंगे निर्धारित नहीं किया जा सकता है। क्या आ जाएगा बच्चा इस प्रश्न का आंसर? निर्धारित नहीं किया जा सकता है या ज्ञात नहीं किया जा सकता है। आ रही बात समझ में? चलिए तो कभी भी जब तक क्वेश्चन की सारी कंडीशन ना आपको बता दे कि कौन सबसे लंबा है, अपने मन से किसी को लंबा नहीं बना देना है, जब तक कि क्वेश्चन की कंडीशन से ये ना निकल के आने लगे अपने आप। आ रही बात समझ में? चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। चलिए दिमाग लगाइए, ये भी आपका बहुत बेहतरीन सा प्रश्न है
और सभी बच्चा लोग दिमाग लगाएंगे और बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा। चलिए देखिए क्या दे रहा है। अब कितने विद्यार्थी हैं, तो 6 स्टूडेंट हैं। तो 6 स्टूडेंट हैं तो कितना इज ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे, 5। 1 2 3 4 5। और जैसे ही 5 लगाओगे इन 6 की बैठने की जगह मिल जाएगी। ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, ये छठवीं। अब देखिए क्या कह रहा है कि जो Z है वो V से अधिक अंक प्राप्त करता है। तो Z है वो V से अधिक अंक प्राप्त करता है लेकिन W से कम अंक, लेकिन W से कम अंक। ठीक है। फिर कह रहा है कि Y W से अधिक अंक प्राप्त करता है। फिर कह रहा है कि जो Y है वो W से अधिक अंक प्राप्त करता है लेकिन वह सर्वाधिक अंक प्राप्त नहीं करता। मतलब Y के बारे में कह रहा है कि Y आपका यहां पर नहीं होगा, Y आपका यहां पर नहीं होगा। अब Y यहां भी हो सकता है या वहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी। फिर कह रहा है कि जो V है वो केवल U से अधिक अंक प्राप्त करता है। जो V है वो केवल U से अधिक अंक प्राप्त करता है। ठीक है। अब देखिए जो V है वो केवल U से अधिक अंक प्राप्त करता है। मतलब एक चीज और निकलती कि जो U है वो बाकी सबसे कम अंक प्राप्त करता है। तो यहां से इस केवल लगाने से इन दोनों की जगह निकल जाएगी। जो V है वो केवल U से अधिक, तो U को यहां बना दो और यहां पे कौन हो जाएगा, V हो जाएगा। तो V है वो केवल U से अधिक अंक प्राप्त करता है, मतलब बाकी सबसे कम अंक प्राप्त करता है। ठीक है। तो निम्नलिखित में से सर्वाधिक अधिक अंक कौन है। अब देखो अगर आपको इन चारों व्यक्तियों को बैठाना है तो Y को यहां पे बैठा नहीं सकते, तो इन चारों को आप यहीं पे रखोगे। यहां पर Y हो जाएगा, यहां पर W हो जाएगा, यहां पर Z हो जाएगा, V अपने आप है और U अपने आप है। इन दोनों की जगह तो पहले से ही इस केवल के आने से सेट हो गई है। मैंने शुरुआत में इसीलिए बताया था कि जहां पर केवल आ जाएगा, दो शब्दों या दो व्यक्तियों के बीच में केवल उन दोनों व्यक्तियों का या उन दोनों का जगह क्या कर देता है, 101% फिक्स कर देता है। ठीक है। तो इस तरीके से अब देखो एक जगह बची है, एक व्यक्ति बचा है। तो देखो कौन सा व्यक्ति बचा हुआ है, तो आपका U भी हो गया, V भी हो गया, W भी हो गया, X बचा हुआ। तो X आपका यहां पर हो जाएगा और इसको मैं हटा देता हूं, नहीं तो आप क्रॉस और X में कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है। तो देखो अब इसमें पूछ रहा है कि सर्वाधिक अंक प्राप्त कौन करता है। तो देखो सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाला कौन है, X है। तो विकल्प नंबर 3 आपके इस प्रश्न का क्या हो जाएगा बच्चा, सही जवाब हो जाएगा। और आशा करते हैं कि अब तक ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है आप बहुत ही भली बात, बहुत ही अच्छे प्रकार से सीख लिए होंगे। बताइए इसमें कोई दिक्कत हो तो बताइए, चीजें क्लियर हैं। चलिए आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर और दिमाग लगाना है कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। थोड़ा सा अलग तरीके का प्रश्न है ये। ठीक है। तो दिमाग लगाना है कि ऐसे प्रश्नों का आंसर क्या होगा। ये आपके फ्लोर अरेंजमेंट पर आधारित प्रश्न है और इसको हम इसके ज्यादा अच्छे लेवल के क्वेश्चन हम लोग कल की क्लास में करेंगे। अभी थोड़ा सा आ गया तो चलो इसको हम लोग बना लेते हैं। क्या कह रहा है कि A को E के नीचे, अब A को क्या कह रहा है, E के नीचे, C को D के ऊपर, C को D के ऊपर, B को A के नीचे, B को A के नीचे तथा D को E के ऊपर, तथा D को E के ऊपर। अब जब D को तो यहां पर C भी हो जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है, जब हो गया ना, बैठ लिए पांचों लोग, तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेज के तल को स्पर्श करती है। तो सबसे नीचे वही होगी, तो वही तो मेज के तल को स्पर्श करेगी। और इनमें से कौन सा आपका राइट आंसर होगा, तो आपका विकल्प नंबर बी हो जाएगा। विकल्प नंबर बी जो होगा वही मेज के तल को कौन करेगा, स्पर्श करेगा। ठीक है। चलिए बताइए, इस प्रश्न पर दिमाग लगाइए और देखते हैं कितने लोगों का इस प्रश्न का आंसर सही आता है। ध्यान से पढ़िए और सभी लोग कमेंट करेंगे कि कौन सा विलेज इनमें से सबसे छोटा कौन है, कौन सा सबसे छोटा है, मनमद है, जलगांव है, अमलनेर है या नासिक है। या आपका आंसर होगा ज्ञात नहीं किया जा सकता। फटाफट सभी लोग कमेंट करिए कि आपके इन दिए गए विकल्पों में से कौन सा राइट आंसर होगा। चलिए
तो दिमाग लगाते हैं, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि धुलिया अमलनेर से बड़ा है। अब देखिए जो धुलिया है वो क्या है, बड़ा है, किससे बड़ा है, अमलनेर से, शॉर्ट फॉर्म लिख दिया मैंने, धुलिया अमलनेर से बड़ा है। श्री रामपुर नासिक से बड़ा है। अब जो ये श्री रामपुर है ये बड़ा है किससे, नासिक से बड़ा है। फिर कह रहा है कि जलगांव श्री रामपुर जितना बड़ा है। अब कह रहा है कि जलगांव श्री रामपुर जितना बड़ा है उतना बड़ा नहीं है। अब देखो इस पूरे लाइन को समझिएगा, कह रहा है कि जलगांव श्री रामपुर जितना बड़ा है उतना बड़ा नहीं है, मतलब जलगांव जो है वो श्री रामपुर से क्या है, छोटा है। इतनी कहानी का मतलब यही है कि जलगांव जो है वो श्री रामपुर जितना बड़ा है उतना बड़ा नहीं है, मतलब जलगांव श्री रामपुर से क्या है, छोटा, लेकिन अमलनेर से बड़ा है। अब जलगांव के बारे में एक चीज और कह रहा है कि जो जलगांव है वो अमलनेर से क्या है, बड़ा है। फिर कह रहा है कि जो अमलनेर है वो नासिक से छोटा है। अब ये जो अमलनेर है वो छोटा है, किससे छोटा है, नासिक से। तो नासिक से छोटा कौन है बच्चा, अमलनेर है। अमलनेर नासिक से छोटा है लेकिन मनमद से बड़ा है। अब अमलनेर के बारे में एक चीज और कह रहा है कि अमलनेर बड़ा है किससे, मनमद से। अमलनेर बड़ा है किससे, मनमद से। ठीक है, तो कह रहा है कि बताइए इनमें सबसे छोटा कौन है। अब एक चीज ध्यान से देखिएगा, सबसे छोटे की बात कर रहा है, तो देखो सबसे लास्ट में क्या है, अमलनेर है। इन तीनों समीकरणों में सबसे लास्ट में अमलनेर है, और अमलनेर के लास्ट में एक कौन है, मनमद। तो अगर सबसे छोटा निकालने को बोला जाएगा इन तीनों में तो आप निकाल सकते हो, और वो कौन हो जाएगा, वो मनमद हो जाएगा। क्योंकि देखो सबसे लास्ट में तीनों समीकरणों में कौन है, अमलनेर, और इससे भी छोटा एक व्यक्ति है और वो कौन है, मनमद है। ठीक है, तो अगर सबसे छोटा बोलने को बोलेगा तब तो आप मनमद आराम से निकाल लोगे, लेकिन अगर यहां पर सबसे बड़ा बोला जाता तो फिर आप इन तीनों श्री रामपुर और ये धुलिया, इन दोनों में आप डिसाइड नहीं कर पाते कि कौन सा बड़ा है। छोटा तो आप आराम से निकाल लोगे, लेकिन बड़े का डिसीजन आप नहीं ले पाओगे कब तक, जब तक इन दोनों के बारे में आपको जानकारी ना दे दी जाए। तो आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा मनमद। क्या हो जाएगा, मनमद हो जाएगा। चलिए इस प्रश्न का आंसर निकालिए फटाफट। सभी बच्चा लोग इस प्रश्न का आंसर निकालेंगे और देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का आंसर सही निकाल पाते हैं। दिमाग लगाइए जल्दी से। क्या कह रहा है कि श्रीकांत नीलिमा से नाटा है। नाटा का मतलब छोटा। श्रीकांत क्या है, छोटा है। किससे छोटा है, नीलिमा से। ठीक है, श्रीकांत नीलिमा से नाटा, तो नाटा का मतलब छोटा ही होता है। श्रीकांत नीलिमा से छोटा है। फिर कह रहा है कि प्रतिमा श्रीकांत से लंबी है। अब जो प्रतिमा है वो लंबी है किससे, श्रीकांत से। देखिए एग्जाम में पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं है, आप केवल उतना ही लिखिएगा जितने से आप समझ लें। जैसे ये श्री से मतलब श्रीकांत, प्रति का मतलब प्रतिमा, नी का मतलब नीलिमा, क्योंकि एग्जाम में आपको जल्दी करना है और सही करना है। तो नाम इतना भी छोटा मत लिखिएगा कि सब आपका मिक्सअप होता रहे, आप ना भी ना निकाल पाओ वापस। तो देखो श्रीकांत नीलिमा से नाटा मतलब छोटा था, प्रतिमा श्रीकांत से लंबी है। फिर कह रहा है कि सुभाष नीलिमा से लंबा है। अब देखो जो सुभाष है वो लंबा है किससे, नीलिमा से, लेकिन हेमब्रम से नाटा है। मतलब ये जो सुभाष है वो छोटा है। अब देखो यहां पर रख लेते हैं, ये सुभाष हो गया, ये नीलिमा हो गया, ये श्रीकांत हो गया। और एक चीज देखो यहां पर और कह रहा है कि ये हेमब्रम से क्या है, नाटा। नाटा का मतलब छोटा, नाटा का मतलब छोटा होता है, इसको समझिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, फिर कह रहा है कि नीलिमा प्रीतमा से लंबी है। अब कह रहा है कि जो नीलिमा है वो प्रतिमा से लंबी है। अब जो नीलिमा है वो क्या है, नीलिमा प्रतिमा से लंबी है। ठीक है, नीलिमा जो है वो प्रतिमा से लंबी है। अब नीलिमा प्रतिमा से लंबी है। नीलिमा क्या है बच्चा, लंबी है। किससे लंबी है, प्रतिमा से लंबी है। ठीक है, प्रतिमा से लंबी है, तो यहां पर हो जाएगा। और देखो नीलिमा प्रतिमा से लंबी है और श्रीकांत प्रतिमा से छोटा है, तो यहां पर लग दो, यहां पर प्रतिमा हो जाएगा।
और यहाँ पे कौन हो जाएगा, श्रीकांत हो जाएगा। यही तो होगा भाई। इन दोनों को जब आप मर्ज करोगे तो ये श्रीकांत, यहां पर श्रीकांत, और नीलिमा क्या है, प्रतिमा से लंबी है, ठीक है। तो नीलिमा प्रतिमा से लंबी हो जाएगी। और प्रतिमा क्या है, प्रतिमा क्या है, प्रतिमा क्या है, श्रीकांत से लंबा है। तो ये आपकी कहानी हो जाएगी, क्योंकि यहां दिया है ना कि प्रतिमा श्रीकांत से लंबा। तो आपसे कह रहा है कि इस कतार में ठीक मध्य में कौन है। तो देखो ठीक मध्य में कौन दिख रहा है, तो ठीक मध्य में भाई इधर से 2 हो गए, इधर से ठीक, तो नीलिमा हो जाएगी। कतार में ठीक मध्य में कौन हो जाएगा बच्चा, तो नीलिमा हो जाएगी। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या, क्लियर है। चलिए देखिए एक इंफॉर्मेशन आप ले लीजिए, फिर आज के सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। एक इंफॉर्मेशन ले लीजिए, हमारे यहाँ लेखपाल का बैच स्टार्ट हो चुका है और आपको पता है कि वैकेंसी भी आ गई है। तो जिन बच्चा लोगों को इस बैच में एडमिशन लेना होगा, हमारे प्ले स्टोर पर जाइएगा और हमारा ऐप डाउनलोड करिएगा स्टडी 91 के नाम से। और अगर आपको कोई दिक्कत आ रही हो तो आप इन दिए गए नंबर्स पे भी क्या कर सकते हैं बच्चा, कॉल कर सकते हैं। वहां से भी आप इन सारे बैचेस के बारे में एडमिशन ले सकते हैं। एक आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी बैच है, जिसकी वैकेंसी जल्दी ही आप लोगों के सामने क्या होने वाली है, आने वाली है, ठीक है। तो चलिए आशा करते हैं कि आज का सेशन आपको समझ में आया होगा, सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। देखिए शुरुआत में थोड़ा सा बेसिक इसीलिए डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि उन सारी चीजों का आपका आगे बहुत ज्यादा यूज होता है। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही था। आज आपकी मकर संक्रांति भी थी, कुछ लोगों ने कल मनाया होगा, कुछ लोगों ने आज मनाया होगा। तो सभी लोगों को फिर से एक बार मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं। और जिन लोगों का एनटीपीसी टियर 1 का एग्जाम निकला हुआ है, वो ईमानदारी पूर्वक आज से ही मेहनत स्टार्ट कर दे। जिन जिन विषयों में कमजोर हैं, आपको पता है कि 3 ही सेक्शन उसमें होंगे, एक आपका मैथ होगा, एक आपका रीजनिंग होगा और एक आपका जीएस। और जीएस में सबसे ज्यादा रोल अदा करेगा आपका साइंस, ठीक है। तो साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, और आपका मैथ और रीजनिंग, और उसके साथ साथ करंट अफेयर, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी। तो सारे का एक बढ़िया टाइम टेबल बना ले और आज ही से स्पीड टेस्ट भी देना शुरू कर दे। और जिन लोगों का किसी वजह से नहीं हुआ है तो वो हताश ना हो। आगामी ढेर सारे एग्जाम्स लगे हुए, बहुत बच्चों ने, रेलवे वाले ने ग्रुप डी भी भरा होगा, उसका भी एग्जाम लगा हुआ है। तो अभी से ईमानदारी पूर्वक पूरे मनोयोग से अपने तैयारी में जुट जाए, ठीक है। तो आज के सेशन के लिए इतना ही। मुलाकात होती है आपसे कल, तब तक सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।